तो देखिए आज हम 11th क्लास NCERT मैथ्स की शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हमारा सबसे पहला जो चैप्टर है वो है सेट थ्योरी यानी समुच्चय सिद्धांत। तो समुच्चय सिद्धांत को हम समझें उससे पहले हम जानेंगे कि समुच्चय की आखिर परिभाषा क्या होती है और किस आधार पर हम किसी को समुच्चय कहेंगे या नहीं कहेंगे। ठीक है, तो देखिए समुच्चय जो होता है वो एक वस्तुओं का संग्रह होता है। ये सेट इज ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, लेकिन वो कलेक्शन जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? वेल डिफाइंड होना चाहिए। सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को हम समुच्चय कहते हैं। सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। ये कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए सेट। तो जो समुच्चय होता है या जो सेट होता है वो एक कलेक्शन होता है यानी संग्रह होता है वस्तुओं का, या वस्तुओं का मतलब या जो है कोई लोगों का मान लीजिए आप, यानी एक चीज़ जो है ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होता है। ठीक है, और इसको हम जो है सेट किन किन कंडीशनों में कहेंगे तो वो आप कंडीशन देख लीजिए कि जो कलेक्शन होना चाहिए वो वेल डिफाइंड होना चाहिए यानी सुपरिभाषित होना चाहिए। ठीक, इसको ज़रा हम स्पष्ट पहले कर दें आपको, इस सुपरिभाषित यानी वेल डिफाइंड क्या होता है। तो देखिए जो कलेक्शन हम बना रहे हैं या जो कलेक्शन हम ले रहे हैं उस कलेक्शन में किसको लेना है या किसको नहीं लेना है, हमें इसकी सही से परिभाषा होनी चाहिए। ठीक है, जिसके आधार पर हम कह सकेंगे कि ये वस्तु या ये लोग हमारे कलेक्शन में आएंगे या नहीं आएंगे। ठीक है, तो जो वस्तुएं हैं वो सुपरिभाषित होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए सुपरिभाषित का अर्थ क्या हो गया? निश्चित और अलग अलग। मतलब ये बात हमें पता होनी चाहिए, इस बात की हमें जो है सही तरीके से ये बात पता होनी चाहिए कि वो वस्तु जो है क्या नाम हमारे कलेक्शन में रहेगी या नहीं रहेगी। तो जो कलेक्शन हम बना रहे हैं ना उसके वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। वेल डिफाइंड का मतलब क्या है? डिफिनिट होना चाहिए और डिस्टिंक्ट होना चाहिए, जिसके आधार पर हम कह सकेंगे कि कोई वस्तु जो है वो हमारे कलेक्शन में आएगी या नहीं आएगी। ठीक है, जैसे हमने कह दिया कि भारत के 10 अच्छे क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ियों के नाम बताइए। सबसे अच्छे। अब ये बताइए कि किस आधार पर हम किसी को अच्छा मानेंगे, ये हमने नहीं बताया आपको। तो हो सकता है किसी खिलाड़ी ने बहुत ज़्यादा रन बनाए हों, आप उसको अच्छा मानते हो, या किसी खिलाड़ी ने बहुत ज़्यादा विकेट लिए हों, आप उसको अच्छा मानते हैं, या किसी का स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा हो, या किसी का इकोनॉमी रेट बहुत सही हो। ठीक है, या किसी ने कैच ज़्यादा पकड़े हों, या किसी ने स्टंपिंग ज़्यादा की हो, किसी ने मैच ज़्यादा जिताए हो, तो आप कैसे किसको कह सकते हैं कि वो अच्छा खिलाड़ी है या नहीं है? अब अगर इसकी हम सही से परिभाषा दे दें कि भाई 10,000 से ऊपर रन बनाने वाले को हम अच्छा बल्लेबाज मानेंगे, तो आप बताइए कि 10 बल्लेबाजों के जो है नाम बताइए जिन्होंने 10,000 से ऊपर रन बनाए हैं। तो हमें एक सही परिभाषा मिल गई है ना, तो इसके आधार पर हम कह सकेंगे भाई कौन बल्लेबाज जो है हमारे उन 10 लोगों के कलेक्शन में आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, जैसे हमने पता कि हाँ जो है सचिन तेंदुलकर ने 10,000 से ऊपर रन बनाए हैं तो सचिन तेंदुलकर हमारे कलेक्शन में नोट हो जाएंगे, या विराट कोहली ने 10,000 से ऊपर रन बनाए हैं तो वो हम नाम नोट कर लेंगे। ठीक है, ऐसे और जो बल्लेबाज हैं जिन्होंने 10,000 से ऊपर रन बनाए हैं वो हम नोट कर लेंगे। तो इसमें एक सही परिभाषा दी गई है। हमने जो है वस्तुओं को सही से परिभाषित किया है, हमने लोगों को सही से परिभाषित किया है कि हाँ ये जो है हमारे कलेक्शन में आएंगे। ठीक है, या जैसे हमने एक कलेक्शन बनाया कि आप जो है 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का कलेक्शन बनाइए। तो अब देखो एक निश्चित जो है बात हमने कह दी है कि भाई 1 से लेकर 10 तक की संख्याएं हमें लिखनी है। तो भाई जो 1 से 10 तक की संख्या होगी वो हम लिख लेंगे, इसके रेंज में जो नहीं आएगी वो हम नहीं लिखेंगे। तो ये भी क्या है? एक सुपरिभाषित है। ठीक है, या जैसे हमने कह दिया कि आपके क्लास के 10 अच्छे बच्चे बताइए। अब अच्छे बच्चे इसकी हमने कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं बताई है कि किस आधार पर हम कहेंगे कि वो बच्चे अच्छे होंगे या नहीं अच्छे होंगे। हो सकता है कोई बच्चा मैथ में अच्छा हो बाकी सब्जेक्ट में अच्छा ना हो सकता है बच्चा कोई हिंदी में अच्छा हो बाकी सब्जेक्ट में ना अच्छा हो। तो इसकी कोई हमने स्पष्ट परिभाषा नहीं बताई है जिसके आधार पर हम कह सकें कि कोई बच्चा अच्छा है या नहीं है।
ठीक है। अब अगर हम इसको इस तरीके से कहें कि आप उन 10 बच्चों का कलेक्शन बनाइए जिन्होंने अपनी पिछली कक्षा में 80% या उससे ऊपर नंबर लाए हैं। तो आप देखो ये कि स्पष्ट परिभाषा बन गई है ना। तो जैसे हम किसी बच्चे पूछेंगे भाई कितने नंबर है आपके, उन्होंने कहा कि 80% आए हैं या उससे ऊपर आए हैं, तो उनका कलेक्शन में नाम नोट कर लेंगे। ठीक है। किसी के 80% कम होंगे तो हम नहीं लेंगे। तो इस पर एक स्पष्ट परिभाषा हो गई ना हमारे पास कि किन लोगों को हमें कलेक्शन में लेना है, किन को नहीं लेना है। ठीक है। तो ऐसी जो परिभाषा होगी वो हम कहेंगे वेल डिफाइंड, यानी सुपरिभाषित संग्रह कहेंगे, और उस संग्रह को हम समुच्चय कहेंगे। ठीक। तो उम्मीद है आप लोग जो है समुच्चय की परिभाषा समझ गए होंगे। तो इसमें क्या होता है कि कलेक्शन जब हम बनाएंगे कोई भी, या जो भी कलेक्शन दिया गया होता है उसमें एक स्पष्ट परिभाषा दी गई होती ना, कि जिसके आधार पर हम कह सकेंगे भाई ये हमारे कलेक्शन में आएगा या नहीं आएगा। ठीक है। ये क्लियर बात होनी चाहिए। या जैसे हमने कह दिया कि जो है 10 खतरनाक जानवरों के नाम बताइए। अब खतरनाक की परिभाषा क्या है वो तो हमें बताई नहीं गई, जिसके आधार पर हम कह सकें भाई कौन खतरनाक है कौन नहीं है। ठीक। कुछ लोग जो हैं कुत्ते से बहुत डरते हैं, कुछ लोग हाथी से बहुत डरते हैं, उनके लिए हाथी खतरनाक हो जाएगा। ठीक है। कुछ लोग सांप से बहुत डरते हैं तो वो खतरनाक हो जाएगा। तो खतरनाक आप हमें परिभाषा तो बताओ कि किस आधार पर आप उसे खतरनाक मान रहे हैं, तब हम उसकी आप 10 लोगों का कलेक्शन आप बना सकेंगे, 10 जानवरों का कलेक्शन बना सकेंगे। तो ये जो है कलेक्शन की परिभाषा सही से होनी चाहिए। अगर कलेक्शन की परिभाषा सही है तब हम कहेंगे कि वो कलेक्शन जो है समुच्चय है, यानी सेट है। ठीक है। अब जो है इस पर हम कुछ क्वेश्चन करते हैं तब आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो एक्सरसाइज जो है अपनी हम 1.1 शुरू करते हैं। ठीक है। ये आप परिभाषा चाहें तो नोट कर लीजिए। और एक चीज़ और है, कलेक्शन जब भी हम बनाएंगे सभी वस्तुओं कैसी होंगी, अलग अलग होंगी, और निश्चित तो आप जानते हैं कि उसके आधार पर हम कह सकेंगे कि वो वस्तु है उसमें कलेक्शन में है या नहीं है। ठीक है। तो देखिए अब हम ये जानेंगे कि समुच्चय को लिखते कैसे हैं और उसे हम प्रदर्शित कैसे करते हैं। तो आप समझ गए हैं कि समुच्चय जो है एक प्रकार का कलेक्शन होता है जिसमें वस्तुओं को सही से परिभाषित किया हुआ होता है। तो देखिए समुच्चय को हम नोट करने के लिए, समुच्चय को लिखने के लिए हम अंग्रेजी के कैपिटल लेटर का प्रयोग करते हैं। जैसे A, B, कोई भी आप लिखना चाहें वो ऐसे लिख सकते हैं। तो समुच्चय के निरूपण के लिए यानी समुच्चय को लिखने के लिए हम अंग्रेजी के कैपिटल लेटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब समुच्चय को व्यक्त करने के लिए, समुच्चय का निरूपण करने के लिए अंग्रेजी कैपिटल लेटर तो यूज करते हैं ना, लेकिन जो उसके अंदर जो कलेक्शन में जो एलिमेंट आएंगे, जो अवयव आएंगे, या जो वस्तुओं का हम संग्रह बना रहे हैं ना, उनको हम कहते हैं अवयव कहते हैं हिंदी में, और अंग्रेजी में क्या कहते हैं एलिमेंट। तो जो एलिमेंट आएंगे उसमें, तो उनको जो लिखने के लिए हम जो है मझले ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे ऐसे। ठीक है। तो ये हमारा सेट का नोटेशन हो जाएगा, और इस लिखने के लिए हम ये मझले ब्रैकेट का ही प्रयोग करते हैं। अब देखिए उनको निरूपण करने के लिए हम 2 तरीके अपनाते हैं। पहला तरीका होता है तालिका विधि, और दूसरा तरीका होता है समुच्चय निर्माण रूप या समुच्चय गुण रूप कहते हैं। तालिका विधि को हम क्या कहते हैं, रोस्टर रूप कहते हैं। अब जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे हमें कलेक्शन बनाना हो 1 से लेकर 10 तक की गिनती का, यानी 1 से लेकर 10 तक की हम प्राकृतिक संख्याओं का अगर हम समुच्चय बनाएं तो कैसे बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो इस तरीके से हम समुच्चय को लिखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जो भी एलिमेंट होते हैं उनके बीच बीच में हम कामा लगाते जाते हैं, और समुच्चय को एक अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। ठीक। ये जो मेथड है, इस तरीके से तालिका के मेथड में जो लिखते हैं, इस मेथड को कहते हैं हम तालिका विधि अथवा रोस्टर रूप कहते हैं। जो एलिमेंट किसी सेट में हैं, ठीक है, अब जैसे 1 है, इसमें 2 है, 3 है, 4 है, ये जो है 1 से लेकर 10 तक की प्राकृतिक संख्या इसमें है। कोई इनको जो अवयव हैं इनको हम अंग्रेजी में कहते हैं एलिमेंट, ये जो इस समुच्चय में हैं। तो कोई एलिमेंट समुच्चय में है या नहीं है, इसको हम कैसे लिखते हैं ये भी देख लीजिए। जैसे 4 है इसमें, तो इसको ऐसे ये 4 लिखेंगे और एक नोटेशन बनाएंगे इस तरीके से। ठीक है। ये ई नहीं है, ई मत समझिएगा, ये जो है इसका मतलब है कि उपस्थित है। तो 4 उपस्थित है इस सेट में ए में।
ऐसे 5 भी उपस्थित है, ठीक है, इसे अंग्रेजी में कहते हैं बिलोंग्स टू। तो 4 बिलोंग्स टू ए, यानी 4 ए में है, 5 बिलोंग टू ए 5 ए में है, 7 भी ए में है। तो 1 से लेकर 10 तक ये सभी जो है ए में उपस्थित है। अब क्या 0 उपस्थित है इसमें? ठीक है, तो 0 नहीं है, तो उसके लिए क्या लिखेंगे? 0 नॉट बिलोंग्स टू इन ए, यानी 0 जो है ए में उपस्थित नहीं है। या 11 जो है ए में उपस्थित नहीं है। तो कोई एलिमेंट उपस्थित है या नहीं है, उसके लिए ये नोटेशन होते हैं। ये है जब समुच्चय उपस्थित होता है, यानी बिलोंग्स टू है उसमें, ठीक है, और ये उसमें नहीं है। बिलोंग्स टू का मतलब उसमें उपस्थित है, ठीक। तो ये पहली विधि हो गई, क्या हो गई? ये तालिका विधि अथवा रोस्टर रूप। अब देखिए, ये पहली विधि हम तब उपयोग करते हैं जब हमें जो एलिमेंट हैं वो सीमित मात्रा में लिखने हों, 10, 5, 15, 20 ऐसे लिखने हो। लेकिन अगर आपसे कोई कहे कि एक कलेक्शन बनाइए 1 से लेकर 1000 तक की प्राकृतिक संख्याओं का, तब आपको लिखने में बड़ी असुविधा होगी, ठीक है, या बहुत टाइम लगेगा। तो ऐसे जो है हम समुच्चय को लिखने के लिए, या इन समुच्चय को जो भी हम लिखना चाहें, उनको एक और दूसरी विधि से लिखते हैं। उसमें हम एलिमेंट को इस तरीके से नहीं लिखते हैं, उसमें हम एलिमेंट को एक हम जानते हैं कि भाई जो भी कलेक्शन होगा उसमें जो है एक निश्चित गुण होगा, तो उसके आधार पर हम कह सकेंगे कि भाई ये एलिमेंट है या नहीं है। तो उसी हम गुण को लिख देते हैं। जैसे इस ये जो समुच्चय बना है, इसमें वस्तुओं के अंदर क्या गुण है? 1 से लेकर 10 तक की गिनती होने का इनके अंदर गुण है, जिसके आधार पर हम कह सकेंगे भाई 1 से लेकर 10 तक की प्राकृतिक संख्याएं हैं ये, ठीक है। अब जिनमें ये गुण है वो इस कलेक्शन में है। अब जैसे 15 की बात करो तो 15 प्राकृतिक संख्या तो है, लेकिन वो 1 से 10 तक की जो है नहीं है, तो इसलिए 15 नहीं है इसमें। तो समुच्चय को लिखने के लिए, या जो परिभाषा आपने दी गई है, जिस गुण का आपने इस्तेमाल किया है, बस उसी गुण को लिख देते हैं हम, ठीक है। तो ये आ जाता है, इसे कहते हैं समुच्चय निर्माण रूप। जैसे इसी सेट की अगर हम बात करें तो इस सेट का गुण क्या है? इस सेट का गुण ये है कि इसमें 1 से लेकर 10 तक के प्राकृतिक संख्याएं लिखी गई हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे? कोई नंबर अगर है, या तो जैसे कोई नंबर हमने x ले लिया, वो x नंबर इस प्रकार है, x इज सच दैट, यानी इसमें जो भी एलिमेंट हैं वो इस प्रकार के हैं। किस प्रकार के हैं? कि x एक प्राकृतिक संख्या है, x एक प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। लेकिन केवल इतने से काम नहीं करेगा, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं बहुत होती हैं, ठीक है। तो x एक प्राकृतिक संख्या है और क्या है? 10 या 10 से छोटी है, ऐसे लिख दो, या लिख दो 1 से लेकर 10 तक है, ऐसे लिख दो, या लिख दो 11 से छोटी है, ऐसे लिख दो। तो जो भी आप लिखना चाहें वो लिख दिए। जैसे हमने लिख दिया कि x जो है वो क्या है? 10 या 10 से छोटी नंबर है, ठीक है। तो ये आ जाएगा। अब देखिए, ये जो गुण है वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो ये जो मेथड है, इस मेथड को हम कहेंगे समुच्चय निर्माण रूप या समुच्चय गुण रूप, यानी प्रॉपर्टी मेथड। इसमें वो प्रॉपर्टी लिख दी जाती है जिस प्रॉपर्टी के आधार पर हम कह सकेंगे कोई है इसमें, नहीं है। अब जैसे इसमें देखिए, क्या 6 है, तो 6 भाई प्राकृतिक संख्या भी है और 10 या 10 से छोटी भी है, तो 6 है इसमें, ठीक है। क्या 15 है इसमें, तो 15 भाई प्राकृतिक संख्या तो है, लेकिन क्या है 10 या 10 से छोटी नहीं है, तो ये 15 नॉट बिलोंग टू इन ए, ठीक है। तो ये 2 तरीके होते हैं, इसको कहते हैं तालिका विधि या रोस्टर रूप कहते हैं, और इसको कहते हैं समुच्चय निर्माण रूप या समुच्चय गुण रूप कहते हैं। तो ये समुच्चय के नोट लिखने का तरीका हो गया। एक्सरसाइज 1.1 में इतना ही पूछा गया है, और इसी के आधार पर अब हम जो है एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और आगे जो परिभाषा है वो अगली एक्सरसाइज लगाने से पहले हम सारी परिभाषाएं बताएंगे, फिर अगली एक्सरसाइज लगवाएंगे, ठीक है। तो आप लोग जो है, अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.1। तो देखिए, अब हम एक्सरसाइज 1.1 शुरू कर रहे हैं। इसमें पहला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। तो देखिए, कुछ संग्रह दिए गए हैं और हमें जो है बताना है कि कौन कौन से समुच्चय हैं या नहीं है। समुच्चय की परिभाषा आप समझ चुके हैं, समुच्चय और जो है लिखने की विधि भी समझ चुके हैं। तो जो है कौन कौन समुच्चय हैं, ये हमें बताना है।
तो आप जानते हैं कि समुच्चय के अंदर भी एक वो जो है वो परिभाषा एक होनी चाहिए संग्रह के अंदर, जिसके आधार पर हम कह सकें कि वो संग्रह में आएगा या नहीं आएगा। पहला क्या है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो वर्ष के हमें वो महीने लिखने हैं जो जे से प्रारंभ हो रहे हैं। तो भाई एक निश्चित परिभाषा दी गई है। अब हम देखेंगे महीने के नाम जो जे से शुरू होंगे वो हम लिख लेंगे। जैसे बताओ जनवरी आएगा इसमें, ठीक है, तो जनवरी भाई आ जाएगा। जनवरी किससे शुरू हो रहा है? जे से शुरू हो रहा है। फरवरी आएगा? नहीं आएगा। मार्च नहीं आ जाएगा। अप्रैल नहीं। मई नहीं। जून आ जाएगा, जून जे से भाई शुरू हो रहा है। जुलाई आ जाएगा। अगस्त नहीं आएगा। सितंबर नहीं आएगा। अक्टूबर नहीं आएगा। नवंबर नहीं आएगा। दिसंबर नहीं आएगा। तो ये 3 जो महीने हैं वो आ जाएंगे जो जी से शुरू हो रहे हैं। तो भाई ये तो सेट है, ठीक, क्योंकि इसमें सही से परिभाषा दी गई है, सेट है, ठीक है। तो आप लिख देना या एक सेट है, क्योंकि इसमें वस्तुओं को सही से परिभाषित किया गया है, और आप सेट बना के भी लिख देना, ठीक है। तो दूसरा देखिए क्या कह रहे हैं कि भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। भारत का कह दिया, चलो इतना ठीक है, ठीक है, लेकिन समस्या लेखक है ये भी सही है, चलो लेखक के भी नाम बता देंगे आप, लेकिन प्रतिभाशाली लेखक किसे आप कहेंगे? इसकी कोई परिभाषा बताई है इन्होंने? नहीं बताई है। भाई कोई लेखक है, किसी ने उपन्यास बहुत अच्छे अच्छे लिखे हैं, आप उसको लेखक सही मानते हैं, किसी ने कहानी अच्छी लिखी है, उनको आप सही मानते हैं। तो इसमें सही से कोई परिभाषा नहीं दी गई है कि भाई किस लेखक को हम अच्छा प्रतिभाशाली लेखक मानेंगे, कि जिसने ज़्यादा कहानी लिखी हो, जिसने ज़्यादा उपन्यास लिखे हों, ठीक है, जिसने ज़्यादा निबंध लिखे हों, ऐसी कोई परिभाषा नहीं दी गई है। केवल ये पूछा गया प्रतिभाशाली लेखक बताइए। तो भाई ऐसा कैसे बता सकते प्रतिभाशाली लेखक? तो आपने कुछ परिभाषा दी गई होती ना। तो भाई ये वाला जो है सेट नहीं है। तो लिख देना इसमें प्रतिभाशाली लेखकों को सही से परिभाषित नहीं किया गया है, ठीक है, ये आप लिख देना। तीसरा देखिए कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। बल्लेबाज है, इतना सही है, ठीक है। 11 लिखने हैं, ये भी चलो ठीक है, निश्चित संख्या में है, 11 लिख लेंगे हम। लेकिन सर्वश्रेष्ठ बताओ। अब भाई विश्व के जो सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हैं, आपने इनका कुछ परिभाषा नहीं बताई, किस आधार पर हम कहेंगे कि वो सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज है? किसी का स्ट्राइक रेट अच्छा हो सकता है, किसी ने ज़्यादा रन बनाए हैं, किसी ने ज़्यादा सेंचुरी बनाई है, ठीक है। अब ऐसे में कैसे बता दें? तो ये भी जो है सेट नहीं है। तो इसमें भी लिख देना आप कि सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज की परिभाषा सही से नहीं है, सुपरिभाषित नहीं है। ये देखिए आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, ठीक है। अब देखो अब जरा ध्यान दीजिए, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। तो आपकी कक्षा में आप बच्चे हैं, आप जानते हैं, ठीक है। उसके बाद उस आपकी कक्षा में जो बालक हैं उनका संग्रह आप बना दीजिए, उसमें किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो भाई इसमें तो हमने बता दिया हमारी कक्षा के बालक लेने, हम देखेंगे भाई हमारी कक्षा का है, हाँ ठीक है, नाम नोट कर लो। अगली हमारी कक्षा का नहीं है तो नहीं लेना है हमें। तो एक निश्चित परिभाषा दी गई ना, किसको लेना है किसको नहीं लेना, तो ये वाला संग्रह है, ठीक। अगर लिखना चाहें आप देखिए भाई हमें पता नहीं कौन कौन क्लास में है, तो हम क्या लिखेंगे? यक्स सच दैट यक्स हमारी कक्षा का एक बालक है, ठीक है। तो ये वाला जो है समुच्चय हो जाएगा। अगला देखिए 100 से कम सभी प्राकृतिक संज्ञाओं का संग्रह। अब देखो सही से हमें परिभाषा दी गई, 100 से कम नंबर लेने हैं हमें, प्राकृतिक संख्याएं होनी चाहिए। तो भाई हम लिख देंगे 1 2 3 4 5 से 100 तक लिख दें, 100 से कम तक लिखनी है हमें, ठीक है। तो ये समुच्चय बन जाएगा भाई। 100 से कम प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह लिखना है तो लिख देंगे यक्स सच दैट, यक्स एक प्राकृतिक संख्या है ना, यक्स मतलब एन में मौजूद है, एन प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय होता है, और क्या है यक्स 100 से कम है, 100 से कम है, ठीक है। तो ये संग्रह है। लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। तो हमें उपन्यास लिखने हैं, किसके द्वारा लिखित? प्रेमचंद्र के द्वारा। तो भाई उपन्यास का नाम देखेंगे, लेखक का नाम देखेंगे, प्रेमचंद्र द्वारा लिखा है तो हमारे संग्रह में आ जाएगा। तो ये भी सही से परिभाषित है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं भाई, ठीक है। उन्होंने बताया प्रेमचंद्र के उपन्यास लिखने, तो भाई उपन्यास हम देखेंगे प्रेमचंद्र का है तो उसका नाम लिख लेंगे, तो ये भी सही है। अगला क्या है? सभी समपूर्णांकों का संग्रह।
ठीक है। तो हमें सम पूर्णांक लेने हैं, तो ये भी भाई संग्रह है। इन्होंने निश्चित बताया सभी सम पूर्णांक लेने हैं आपको, जो भी सम पूर्णांक आपको दिखे वो आप कलेक्शन में ले लेंगे। ठीक है, तो इसको भी हम ताला का अवश्य नहीं लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, ऐसे लिख देंगे यक्स सच दैट यक्स एक सम पूर्णांक है। ठीक, तो ये वाला भी संग्रह जो समुच्चय बन जाएगा। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, जो हम अध्याय पढ़ रहे हैं इसमें जो प्रश्न आ रहे हैं उनका संग्रह लिया गया है। तो भाई ये भी एक समुच्चय हो जाएगा कि हम देखेंगे भाई इस अध्याय में क्वेश्चन है तो हम संग्रह में लिख लेंगे, इस अध्याय में क्वेश्चन नहीं है तो संग्रह में नहीं लिखेंगे। तो ये भी समुच्चय हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या है कि विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। अब बताओ भाई खतरनाक, कोई तुमने परिभाषा बताई है, किसको खतरनाक मानोगे आप? तो हम कैसे संग्रह बना सकते हैं बताओ? ठीक है, तो ये वाला समुच्चय नहीं होगा क्योंकि ये नहीं बताया कि भाई कौन सा खतरनाक, किस हिसाब से खतरनाक आप मानते हैं उसको। ठीक है, तो ये जो समुच्चय है उनमें आप लिख देना कि भाई समुच्चय हैं जो समुच्चय बनाए हैं, और जो समुच्चय नहीं है उनमें आप लिख देना कि जो है परिभाषा सही से, वस्तुएं सही से परिभाषित नहीं है। ठीक है, तो ये इसमें केवल ये बताना था कौन कौन सा समुच्चय है, कौन कौन सा नहीं है। इन उदाहरणों के माध्यम से अब आप जरूर समझ गए होंगे कि सेट क्या होता है। ठीक है, तो सेट एक संग्रह होता है जिसमें वस्तुओं को सही से परिभाषित किया गया हो। ठीक है, सभी वस्तुएं निश्चित हों कि हाँ ये है या नहीं है, और वस्तुएं अलग अलग होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो ये आप लोग जो है नोट कर लीजिए, और ये क्वेश्चन है इनमें आप देख लीजिए कौन कौन सेट हैं, कौन कौन से नहीं है। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं कि मान लीजिए एक सेट दिया गया है 1 2 3 4 5 6 का, इसमें 1 से लेकर 6 तक जो है प्राकृतिक संख्याएं लिखी हैं। रिक्त स्थानों में ये या ए भरिए। तो आप जानते हैं भाई ये कब भरा जाता है, जब कोई अवयव जो है किसी समुच्चय में होता है तो इस चिन्ह से हम दिखाते हैं, और कोई अवयव किसी समुच्चय में नहीं होता है तो उसको इस चिन्ह से दिखाते हैं। तो देखिए क्या 5 है इसमें, तो भाई 5 है, तो कौन सा चिन्ह आएगा, ये आएगा 5 बिलोंग्स टू ये। 8 है, 8 इज नॉट बिलोंग टू ये। 0 है, 0 इज नॉट बिलोंग टू ने। 4 है तो 4 है भाई। 2 है, 2 है। ठीक है, और ये अगला क्वेश्चन लिख गया क्या, ये 2 नहीं 10 है यहाँ पर, तो 10 है, 10 भाई नहीं है। ठीक है, तो ये इसमें भरना था, वो सिंपल चीज़ थी, आप समझ गए होंगे। जो एलिमेंट होता है वो बिलोंग्स टू है, और जो नहीं है वो नहीं है। ठीक है, ये मौजूद है का चिन्ह है, ये मौजूद नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित को रोस्टर रूप में लिखिए, यानी जो तालिका मेथड है उसमें लिखिए। तो समुच्चय का जो है गुण रूप दिया गया है, और इसी गुण के आधार पर हमें समुच्चय को तालिका रूप में लिखना है। तो देखिए पहला ये क्वेश्चन है, इधर हम आंसर लिखे दे रहे हैं। तो पहला हमारा समुच्चय ए बनेगा। क्या कह रहे हैं कि यक्स एक पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक आप समझते हैं, देखिए पूर्णांक, प्राकृतिक संख्याएं, परिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, ये सब जो है आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। ठीक है, इसके लिए हमने एक कक्षा 9 का एक वीडियो बनाया है जो है संख्या पद्धति का, वो आप देख लीजिए। उसमें आपको हमने सब बताया, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं क्या होती है, ये सब बताया गया है। फिर भी आपको बता दें पूर्णांक क्या है। जो पूर्णांक जो होते हैं उसमें तीनों तरीके के आ जाते हैं, माइनस वाले भी पूर्णांक आ जाएंगे, प्लस वाले भी आ जाएंगे, और 0 भी आ जाएगा। तो सभी पूर्णांक लिखने हैं, और पूर्णांक क्या होने चाहिए, -3 से बड़े होने चाहिए और 7 से छोटे होने चाहिए। तो -3 से बड़े पूर्णांक आ जाएंगे -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ना। 7 से हमें कम तक लिखने हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला हो जाएगा। दूसरे में देखिए बी सेट है, और बी सेट में क्या लिखना है हमें, एक्स नंबर होने चाहिए। एक्स क्या हुआ, एक्स जो है वो संख्या 6 से कम हो और एक प्राकृतिक संख्या हो। तो 6 से कम जितनी भी प्राकृतिक संख्या हैं वो आप लिख लीजिए। देखिए प्राकृतिक संख्या शुरुआत होती है 1 से, 1 2 3 4 और 5। 6 नहीं आएगा क्योंकि कहा है 6 से कम होनी चाहिए।
सी वाला देखिए, सी वाला क्या कह रहे हैं कि यक्स जो है वो क्या होना चाहिए, 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। तो यक्स जो है वो 2 अंकों की संख्या होनी चाहिए, प्राकृतिक संख्या। आप जानते हैं 2 अंकों की प्राकृतिक संख्या की शुरुआत 10 से होती है और कहाँ तक होती है, 99 तक होती है। अब इसमें से आपको ऐसे नंबर लिखने हैं जिन ऐसे जो है शब्दों ऐसे नंबर को लिखना है जिनके अंकों का योग 8 हो। ठीक है, तो देखिए 2 अंक होने चाहिए उसमें, जैसे 17 के अंकों का योग कितना होता है, 8 होता है। ठीक, उसके बाद आएगा कितना, उसके बाद आएगा 26, देखो अंकों का योग कितना हो गया, 8। उसके बाद कितना आएगा, 3 और 5 8 होगा, 35 आ जाएगा। फिर आ जाएगा कितना, 44 आ जाएगा। ठीक है, फिर आ जाएगा कितना, 53 आ जाएगा, 5 3 8 हो जाएंगे। फिर कितना आ जाएगा, 62 आ जाएगा। ठीक है, फिर कितना आ जाएगा, 71 आ जाएगा। और फिर कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। और 80 से आप ऊपर जैसे बढ़ेंगे तो भाई कोई ना कोई तो अंक होगा ही, तो जो है अंकों का योग फिर ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, तो ये नंबर आ जाएंगे, 2 अंकों की संख्या होनी चाहिए, अंकों का योग 8 होना चाहिए। देखिए सब में 7 और 1 8, 6 और 2 8, 5 3 8, इस तरीके से आ जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथे क्वेश्चन में डी समुच्चय है। क्या कह रहे हैं कि यक्स जो है क्या होनी चाहिए, अभाज्य संख्या होनी चाहिए। अभाज्य संख्या जानते हैं, जो किसी से डिवाइड ना हो, एक और अपने आपके अतिरिक्त और किसी से डिवाइड ना हो। तो यक्स जो है क्या होना चाहिए, एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए जो संख्या 60 की भाजक है। मतलब जो है 60 की भाजक का मतलब है जो 60 को भाग कर देती हो। ठीक है, ऐसी अभाज्य संख्या लिखनी है। तो देखिए 60 को भाग करने वाले कौन कौन से नंबर हैं। ठीक है, 2 है, पहले ये तो 60 को एक सब हर नंबर से एक जो है हर नंबर को डिवाइड कर देता है। तो 60 के भाजक कौन हुए, 1 हुए, 2 है, 3 है, 4 भी 60 को काट देता है, 5 भी है, 6 भी है, 7 नहीं काटेगा, 8 नहीं काटेगा, 9 नहीं काटेगा, 10 काटेगा। उसके बाद 12 काटेगा, 15 काटेगा। ये सब जो है क्या नाम 60 के गुणनखंड हैं। लेकिन कहने के अभाज्य गुणनखंड होना चाहिए। तो 60 का एक ऐसा ही एक ही ऐसा गुणनखंड है जो अभाज्य है, जो किसी से नहीं कटता है, और वो है 2। बाकी जो भी हैं ठीक है वो अभाज्य नहीं है। जैसे सॉरी 3 भी होगा इसमें, 2 और 3। तो देखिए 60 में क्या कह रहे हैं, डी में क्या कह रहे हैं कि यक्स जो है क्या होना चाहिए, एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए जो 60 की भाजक हो। तो हमें ऐसी अभाज्य संख्याएं लिखनी है जो 60 की भाजक हो, जो 60 को डिवाइड कर देती हूँ। तो देखो अभाज्य संख्या जानते हैं, अभाज्य संख्या जो है शुरुआत होती है 2 से, 2 पहली अभाज्य संख्या होती है। और 2 ऐसी संख्या होती है जो सम संख्या भी है और अभाज्य भी है। बाकी जितनी अभाज्य होती हैं वो सब सम नहीं होती हैं। ठीक है, तो 60 की भाजक होनी चाहिए और अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो ठीक है, डी वाला है ये। तो देखिए 2 ये भी एक अभाज्य संख्या है और 60 की भाजक भी है। ठीक है, 3 भी अभाज्य संख्या है, 60 की भाजक है। 5 है वो भी देखो 60 की भाजक है, यानी 60 को डिवाइड कर देती है। ठीक है, 5 है, उसके बाद जो है आएगा 60 को भाग करने वाला 10 आएगा, लेकिन 10 अभाज्य नहीं है। 12 आएगा, 12 भी अभाज्य नहीं है। 15 आएगा, 15 भी अभाज्य नहीं है। 20 आएगा, 20 भी अभाज्य नहीं है। 30 आएगा, 30 भी अभाज्य नहीं है। तो ये 3 नंबर आ जाएंगे जो अभाज्य भी हैं और 60 की भाजक भी है। ठीक है, अगला देखिए 5वां, ई समुच्चय बनाना है। और ई समुच्चय क्या होना चाहिए, ट्रिगोनोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो भाई जो भी अक्षर हैं वो इसमें लिख लेते हैं, ई समुच्चय बनेगा। तो देखिए पहला शब्द क्या है भाई, टी है तो टी लिख लो, आर है तो आर लिख लो, आई है, जी है, ओ है, एन है, ओ एक बार हो चुका है, यम है, ई है, टी हो चुका है, आर हो चुका है, बाई है। तो ये जो है क्या आ जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक अक्षरों का समुच्चय। जब समुच्चय बनाते हैं ना सब नंबर अलग अलग रखते हैं, तो कोई नंबर अगर डबल है तो वो हम नहीं लेते हैं। अगला देखिए, एक यब समुच्चय बनाना है और वो क्या है,
बेटर शब्द के अक्षरों का समुच्चय। तो भाई देखिए बी आया है, इसमें ई आया है, टी आया है, दोबारा टी नहीं लेंगे, फिर ई नहीं लेंगे, फिर आ जाएगा आर। तो ये हो गया बेटर शब्द के अक्षरों का समुच्चय। ठीक है, तो ये जो है रोस्टर मेथड से कैसे तालिका मेथड बनाते हैं वो आप देख लीजिए। उसमें जो भी गुण बताए गए हैं उस गुण के आधार पर जो भी आपको नंबर मिले वो आप नंबर लिख लीजिए। ठीक है, फिर आगे वाला क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं कि निम्नलिखित को समुच्चय निर्माण के रूप में व्यक्त कीजिए। जो समुच्चय आप देख रहे हैं इन समुच्चय में जो गुण है वो गुण को आपको लिखना है। तो देखिए जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा, तो पहला समुच्चय हम ए बना लेंगे और देखिए क्या गुण है इसमें। इसको ऐसे लिखते हैं एक्स सच दैट, मतलब इसमें एक्स प्रकार के एलिमेंट हैं और उनके अंदर क्या गुण हैं। तो देखिए 3, 6, 9, 12 ये क्या है? ये क्या 12 के सभी गुणनखंड नहीं हैं? तो 12 के सब गुणनखंड नहीं है इसमें। ये जो नंबर है तो सब जो है 12 को डिवाइड कर देते हैं, लेकिन 12 को डिवाइड करने वाला एक नंबर बल भी होता है, वो भी नहीं है। तो ये नहीं कह सकते भाई जो इसमें ऐसे नंबर हैं जो 12 को डिवाइड कर देते हैं। ये सब नंबर जो हैं आप देखिए 3 के पहाड़े में आ रहे हैं, यानी 3 के मल्टीपल हैं, 3 के गुणक हैं। लेकिन 3 के गुणक तो और भी होते हैं, 15 भी होते हैं, 18 भी होते हैं। तो हमें थोड़ा ये सीमित भी कर देना है कि भाई 3 के कौन कौन से गुणक हैं ना। तो ये जो है इस समुच्चय ऐसा है, यक्स क्या है 3 के गुणक हैं, यक्स डेट यक्स 3 का गुणक है। ठीक है, और आगे एक और कंडीशन लगा दी कि यक्स जो है वो क्या है 12 या 12 से छोटा है। ठीक है, 12 के बराबर है या 12 से छोटा है। ऐसे 3 के गुणक हैं जो 12 या उससे कम है। दूसरा देखिए इसको हम बी सेट माने ले रहे हैं और क्या कह रहे हैं इसमें भाई कौन कौन से एलिमेंट हैं। देखो 2, 4, 8, 16, 32। ये देखो 2 के सब मल्टीपल भी इस तरीके से नहीं रख सकते हैं ना कि 2 का मल्टीपल 6 है, 6 नहीं है इसमें, 12 है वो नहीं है, 2 के मल्टीपल नहीं है। इनको जरा आप गौर से देखिए तो आपका पता चलेगा ये 2 की घात 1 है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 2 का क्यूब है, ये 2 की घात 4 है, ये 2 की घात 5 है। तो ये सब 2 की घातें दी गई हैं, लेकिन सारी घातें नहीं दी गई। 2 की घात तो 10 भी होगा, 12 भी होगा। तो 2 की घातें कौन कौन सी दी गई हैं 1 से लेकर 5 तक। तो यक्स सच दैट, ठीक है, यक्स सच दैट यक्स की पावर n। ठीक है, यानी उसकी यक्स की जो घात हैं वो ऐसी हैं, यक्स सच दैट यक्स क्या है 2 की पावर है ना, तो 2 की पावर n है। ठीक है, लेकिन सभी n नहीं है। कौन कौन से n हैं? n जो है वो कितनी है 1 से लेकर कहाँ तक 5 तक है। 1 घात 2 घात 3 4 5 घात हैं। ठीक है, n क्या है भाई प्राकृतिक संख्या। पर ये भी बता दो कि भाई प्राकृतिक संख्या घातों में ना निगेटिव घातें नहीं हैं। और क्या है n जो है वो 5 या 5 से छोटा है। ठीक है, तो सब प्राकृतिक संख्या जैसे n बराबर 1 लेंगे तो 2 की घात 1 2 आ जाएगा, n बराबर 2 लेंगे 2 की घात 2 4 आ जाएगा, n बराबर 3 लेंगे 2 की घात 3 8 आ जाएगा, n बराबर 4 लेंगे तो 2 की घात 4 16 आ जाएगा, n बराबर 5 लेंगे 2 की घात 5 32 आ जाएगा। इससे ऊपर नहीं कोई नंबर लेंगे हम। ठीक है, तो ये सारे नंबर आ जाएंगे। तीसरा देखिए सी समुच्चय है, उसमें देखो ये 5 की घातें दी गई हैं, 5 की घात 1 5 की घात 2 5 की घात 3 5 की घात 4। ठीक है, तो इसमें कैसे हैं, इसमें जो यक्स एलिमेंट हैं वो कैसे हैं 5 की पावर n रूप के हैं ना। तो 5 की पावर 1 5 की पावर 2 5 की पावर 3। n एक प्राकृतिक संख्या है, लेकिन घातें कैसी हैं प्राकृतिक संख्याएं में हैं। और जो n जो है वो क्या है 4 नंबर तक है, यानी लेस देन और इक्वल टू 4। चौथा देखिए क्या कह रहे हैं कि 2 4 6 पता नहीं कहाँ तक है ना, लेकिन ये सब कैसे हैं समपूर्णांक हैं। लेकिन समपूर्णांक 0 भी होता है, तो 0 नहीं है तो क्या है सम प्राकृतिक संख्या इनका कहेंगे। डी समुच्चय इसको लिख लेते हैं। और यक्स सदिश क्या है यक्स एक सम प्राकृतिक संख्या है। ठीक,
5वां देखिए, ये नंबर देखिए, ये नंबर 1, 4, 9 ये कुछ जाने पहचाने नंबर लग रहे हैं। ये देखिए सब परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं, ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, लेकिन सारी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, 100 के आगे भी होती हैं, ठीक है, 121, 144 ये भी होती हैं, वो नहीं है ना, तो 100 तक की हैं। तो यक्स सच दैट यक्स एक पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है, और क्या है 100 या 100 से कम है, ठीक है। या ऐसे लिख दो यक्स सच दैट यक्स जो है 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का वर्ग है, ऐसा भी लिख सकते हैं आप। तो ये जो है समुच्चय के गुण के जो भी इसमें प्रॉपर्टी दी गई है उसको हमने इस तरीके से लिख दिया है। ये हो गया समुच्चय निर्माण रूप या समुच्चय प्रॉपर्टी मेथड, ठीक है, नोट करिए इसे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित समुच्चयों के अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए, यानी समुच्चय गुण रूप में दिए गए हैं, ठीक है, प्रॉपर्टी मेथड में दिए गए हैं, इनको रोस्टर मेथड में लिखना है। तो पहला देखिए क्वेश्चन क्या है, यक्स सच दैट यक्स एक विषम प्राकृतिक संख्या है। तो हमें सभी विषम प्राकृतिक संख्याएं लिख देनी है, 1, 3, 5, 7, ये नहीं बताया कहाँ तक लिखनी है, ना सभी लिखनी है, तो सभी जो है ऐसे हम बना देंगे, अब पहले में समुच्चय आ जाएगा ये। दूसरा क्या है देखिए, b बराबर क्या है, x एलिमेंट है उसमें, कैसे हैं, पूर्णांक हैं, और क्या कह रहे हैं कि -1/2 से बड़े हैं और 9/2 से छोटे हैं। तो पूर्णांक में लिखने हैं, पूर्णांक में नेगेटिव पॉजिटिव जीरो सब आ जाएंगे, ठीक है, लेकिन पूर्णांक होने चाहिए। तो -1/2 से जो हमारा बड़ा पहला पूर्णांक आता है वो है 0, उसके बाद 1, फिर 2 और फिर 3 और ये 4। 5 देखिए इससे बड़ा हो जाएगा, 9/2 है, ये 4.5 है, 4.5 है, तो 5 जो है उससे बड़ा हो जाएगा, तो 4 तक आ जाएंगे। सी वाला देखिए, तीसरा देखिए, इसमें सी समुच्चय है, और वो समुच्चय क्या है, वो भी एक पूर्णांक है, उसमें भी एक पूर्णांक है, सभी पूर्णांक हैं, और कैसे हैं, ऐसे नंबर के पूर्णांक है जिनका स्क्वायर 4 या 4 से कम हो, ठीक है। तो देखिए स्क्वायर सभी का क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो कह रहे हैं 4 या 4 से कम होना चाहिए। तो देखिए -1 का स्क्वायर 1 होता है, वो भी 4 से कम है, +1 का स्क्वायर 1 होता है, वो भी 4 से कम है, 0 का स्क्वायर 0 होता है, वो भी इस जो है 4 से कम है, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो वो 4 भी ले लेंगे ना, 4 के बराबर हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, -2 भी ले लेंगे, ठीक है। इन नंबर के अलावा कोई और नंबर लेंगे तो उनका स्क्वायर जो है वो 4 से बड़ा आ जाएगा, जैसे 3 लेंगे 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो ऐसे नंबर हम नहीं ले सकते हैं, ठीक है। सी हो गया। डी वाला देखिए, इसमें क्या कह रहे हैं, यक्स जो है वो लायल शब्द का एक अक्षर है। तो भाई लायल शब्द में जो भी अक्षर है वो लिख लीजिए, यल है, ओ है, बाई है, ए है, और यल दोबारा है तो वो हम नहीं लेंगे। ई वाला देखिए, ई में क्या कह रहे हैं कि यक्स जो है, यक्स वर्ष का ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। तो जिसमें भी 31 दिन नहीं होते हैं वो आप लिख लीजिए। जैसे कौन कौन से हैं, जनवरी में होते हैं, बताओ भाई, फरवरी में 31 दिन होते हैं, नहीं होते हैं, बस। बाकी और उन्होंने कुछ कहा ही नहीं है, ये नहीं कहा 28 हो या 30 हो, ये नहीं कहा, उन्होंने कहा 31 ना हो वो लिख लीजिए आप, ठीक है। तो फरवरी, क्योंकि मार्च में 31 दिन होते हैं, अप्रैल में 31 नहीं होते हैं तो अप्रैल हो जाएगा, मई नहीं होगा, जून हो जाएगा, ठीक है, जून हो जाएगा, जुलाई नहीं होगा, अगस्त नहीं होगा, सितंबर हो जाएगा, अगस्त नहीं होगा, सितंबर, अक्टूबर नहीं होगा, नवंबर हो जाएगा। तो ये जो हैं ये क्या हैं, वो महीने हैं जिनमें 31 दिन नहीं होते हैं। ये आप देखिए क्या कह रहे हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 और ये 5वां था और ये 6ठा है। यक्स जो है अंग्रेजी वर्णमाला का ऐसा व्यंजन है, ठीक है, तो अंग्रेजी वर्णमाला के व्यंजन होने चाहिए, और कैसा व्यंजन होना चाहिए, ऐसा व्यंजन होना चाहिए जो के से पहले आता हो। तो के से पहले आने वाले जितने व्यंजन हैं वो लिख लो। तो शुरुआत होती है भाई वर्णमाला की ये से, लेकिन ये व्यंजन नहीं है, तो क्या लिखेंगे,
बी लिखेंगे, सी लिखेंगे, डी लिखेंगे, ई नहीं लिखेंगे ना, ई व्यंजन नहीं होता है, एफ लिखेंगे, जी लिखेंगे, एच लिखेंगे, आई नहीं लिखेंगे, जे लिखेंगे और के से पहले आना चाहिए ना। तो इतने ही नंबर ऐसे हैं व्यंजन जो के से पहले आते हैं। ठीक है, समझ में आया गया होगा। ठीक, तो एक और क्वेश्चन बचा है, वो भी देख लेते हैं। तो देखिए हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में क्या है कि दो तरीके के समुच्चय दिए गए हैं। ये तालिका मेथड है और ये जो है समुच्चय निर्माण रूप का है। तो इसमें से हमें सही मिलान करना है, समुच्चयों का सही मिलान कीजिए। ये रोस्टर मेथड में है और ये समुच्चय निर्माण रूप में है। तो इसमें हमें कौन सा बताना, देखना भाई कौन सा समुच्चय किससे मिलता है। ठीक है, तो देखिए इसमें ये गुण देखेंगे ना, फिर देखेंगे किसमें वो गुण मिल रहा है, उसको मिला देंगे हम। तो ए वाला देखिए क्या कह रहे हैं कि यक्ष एक अभाज्य संख्या है। कैसी है? अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है। ठीक है, यानी 6 को डिवाइड कर देगी और वो अभाज्य संख्या हमें लेनी है। ठीक है, तो देखिए संख्या 600 को डिवाइड करने वाली ये नंबर भी दिए गए हैं, लेकिन ये सभी अभाज्य नहीं है। देखो 6 अभाज्य नहीं है ना, लेकिन ये देखिए ये भी 6 को डिवाइड करने वाली संख्या है और अभाज्य संख्या है ना, तो ये जो है इससे मिल जाएगा। बी क्या है? संख्या यक्ष जो है संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या है। संख्या 10 से कम होनी चाहिए और विषम होनी चाहिए और प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। तो ये देखिए दिए गया है, इसमें देखो सभी विषम संख्याएं हैं, 10 से कम है, प्राकृतिक संख्याएं। सी वाला क्या कह रहे हैं? यक्ष एक प्राकृतिक संख्या है और 6 की भाजक है। तो केवल उन्होंने भाजक की बात की थी, ये नहीं कहा था भाज्य अभाज्य वाला, तो ये नंबर हो जाएंगे। ठीक है, ये भाजक भी है 6 की और प्राकृतिक संख्या भी है, और ये इससे हो जाएगा ना कि मैथमेटिक्स शब्द का अक्षर है तो मैथमेटिक्स शब्द से ये समुच्चय बनेगा। ठीक, तो ये जो है एक्सरसाइज 1.1 आज हमने आपकी कंप्लीट कराई है। ठीक है, अगर कहीं पर कोई डाउट रह गया हो तो आप जो है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और ये कैसा क्लास लगा ये भी बताइएगा। कुछ अगर कमी रह गई है तो वो भी आप जो है सजेशन दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो है ऑनलाइन क्लास चल रही है, अब यहाँ तो है नहीं आप हमसे पूछे समझ में आया नहीं समझ में आया। ठीक है, तो कैसी लगी है ज़रूर में बताइएगा, और आपको लगे अगर कि जो है इससे बच्चों को कुछ भला हो सकता है, ठीक है, तो आप जो है इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, वैसे हम भी ये नहीं चाहेंगे किसी का समय बर्बाद हो। ठीक है, क्योंकि समय बहुत ही कीमती होता है। ये जो एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई, आगे जो है नेक्स्ट क्लास में हम अगली एक्सरसाइज देखेंगे। उससे पहले हमको समझाएंगे भाई कि क्या क्या होगा इस एक्सरसाइज में, क्या क्या सूत्र यूज होंगे वो हम बताएंगे, और फिर हम एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। ठीक, थैंक यू वेरी मच।